हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरी दीवानगी भाग 1। आज फिर से शुरुआत कर रहे हैं इस नई कहानी के साथ। ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अथर्व ठाकुर हमारी कहानी के नायक। उम्र 24 वर्ष, आने वाले 2 दिन के भीतर ही 25 के हो जाएंगे। कद 6 फुट, रंग सांवला, त्वचा पर ही गया था। आंखों तो मानो देखते ही कोई लड़की फिदा ही हो जाए। गहरी नीली नीली आंखें जो हर किसी को दीवाना कर दे। सिल्की बाल जो हल्के माथे पर बार बार चूम ही रहे थे। बॉडी इतनी मस्कुलर कि लड़कियां देखते ही फिदा हो जाए। हमारे हीरो के प्यार में कितनी ही लड़कियां फंसी होंगी, पर अथर्व के लिए सारी लड़कियां बस टाइम के पास की तरह ही होती हैं। बस उनके साथ टाइम पास करता ही रहता है। जब वो बोर हो जाता है तो उनसे वो ब्रेकअप कर लेता है। तो लड़कियां भी इनके इतनी अमीर और इतने हैंडसम लड़के को देखकर हाथ में आ ही जाती हैं। अथर्व को बस ब्लैकमेल करती रहती हैं। अथर्व बस एक ही बात कहता है, बेबी डोंट केयर बिकॉज यू आर टाइम पास फॉर मी। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखता हूँ। तो सभी लड़कियों को पहले से ही पता था कि अथर्व के लिए लड़कियाँ तो बस टाइम पास ही होती हैं। इसीलिए वो भी अथर्व के पैसों में मौज करती रहती हैं, क्योंकि इस बहाने ही उन्हें थोड़े से समय के लिए ही सही अथर्व के साथ टाइम लाइन में भी आने का मौका तो मिल ही जाता है, और साथ ही साथ पैसों और ऐश आराम भी। अब आते हैं हमारी मुख्य पात्र नायिका नंदिनी पर। शकल जितनी भोली उससे कई ज्यादा मासूमियत भरी है। उम्र 18 वर्ष, और उम्र में जितनी छोटी पर उतनी ही समझदार। रंग रूप ऐसा मानो जैसे साक्षात देवी का ही रूप हो। वैसे तो कहे इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें, लाल सुर्ख होंठ, कमर से नीचे आते बाल जिसे हमेशा गुते रखी रहती हैं। अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है नंदिनी। यह एक गरीब फैमिली से है। इसके छोटे छोटे एक भाई और बहन भी हैं, जिनकी उम्र अभी 13-15 वर्ष है। नंदिनी की माँ अभी सरोजनी जी जो हवेली में रसोइया का काम किया करती हैं। तो वहीं इनके पिता अभी महेश जी जो अभी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। वे एक छोटी सी दुकान में काम करते हैं। तो परंतु एक हादसे के कारण उनका एक पैर नहीं रहता है, जिससे वो दुकान पर बैठने का ही काम कर पाते हैं, जिस वजह से उस दुकान वालों ने भी उन्हें दुकान पर अब रखने से मना कर दिया था। तो नंदिनी एक मुख्य लक्ष्य बन गया था। वो बस अपने परिवार की मदद करना चाहती थी और अपने छोटे भाई बहनों को खूब पढ़ा लिखा कर कुछ काबिल इंसान बनाना चाहती है। इसीलिए नंदिनी ने फर्स्ट ग्रेजुएशन में ही उसने काम करने के लिए सोच लिया था। अक्सर गरीबी में छोटी उम्र में ही समझदार बनना ही देती है। नंदिनी दिखने में फूल की तरह थी, पर उसका हौसला और लगन पत्थर को भी तोड़ देता था। इस प्रकार का था। इधर धनराज सिंह ठाकुर अथर्व के बाबा साहब घर के मुखिया। इनके 3 पुत्र हैं, देवराज सिंह ठाकुर, राजवीर सिंह ठाकुर और धैर्य सिंह ठाकुर। तीनों के ही विवाह समय पर ही कर दिया गया था, जिससे देवराज जी का पुत्र अथर्व और नैना, वहीं राजवीर जी का बेटा सार्थक उम्र में 24 और पुत्री जिया उम्र में 19 साल, और धैर्य जी का भी एक ही पुत्र है, विधान उम्र में 15 ही वर्ष का होता है। तो अभी आप पूरे परिवार से तो मिल ही चुके हैं। पूरे परिवार को धनराज जी ने एक साथ एक ही कड़ी में जोड़कर रखा है, पर कमी खलती है तो बस अथर्व और नैना की। पर बाकी बच्चों को तो देखकर देवराज जी और गायत्री जी अपना मन ही बहलाने की कोशिश कर ही लिया करती हैं। देवराज सिंह ठाकुर अथर्व के पिता, जिनकी उम्र अभी 50 वर्ष है, पर दिखने में अभी 40 के ही लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी ये जवान ही हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा गर्म मिजाज का था, पर अपनी हुकुमशाह की गद्दी को हमेशा ही बरकरार रखा है इन्होंने। परंतु सभी को प्रेम बांटने के बाद भी ये कई ऐसे दुश्मन इनके बन ही जाते हैं, जिससे इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अथर्व अपने पुत्र और सुनैना अपनी पुत्री को विदेश भेज दिया है। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इतनी जल्दी इन सब दुश्मनियों में फंस जाएं, और इसके कारण उनका बचपन खून खराबे में ना मिल पाए। इसीलिए उन्होंने उन्हें बाहर भेज दिया था, पर उन्हें खुद से दूर करने से वो नहीं जानते थे कि उनके बच्चे बहुत दूर ही हो जाएंगे। इसी कारण जो सुनैना बचपन में जितनी
हंसमुख थी अब उतनी ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अतर्फ भी बस अपनी माँ और पापा की ही सुनता था। वो कभी भी अपने डैड की बात नहीं सुनता था। वो उन दोनों की कोई बात नहीं टाला करता था। सार्थक भले ही अथर्व से छोटा था पर समझदारी की और इंटेलिजेंस की उसमें कोई भी कमी नहीं थी। वो उससे भी ज़्यादा समझदार था। अथर्व देखने में जितना स्मार्ट था सार्थक भी उसे मात दिया करता था, पर सार्थक शांत व्यवहार का था, जिसे देखकर देवराज जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे। वो सार्थक को अपनी गद्दी देना चाहते थे क्योंकि वो भी जानते थे कि अथर्व को उनकी गद्दी में अभी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पर सार्थक ने यह जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बड़े भाई के होते हुए वो गद्दी को संभाले। तभी गायत्री ठाकुर अथर्व की माँ उम्र में 45 वर्ष की हैं, रंगोरा मिजाज से बिल्कुल नरम, पर सिर्फ घर वालों के सदस्यों के लिए ही, बाहर वालों के लिए उनकी हुक्मरानी शाही होती हैं। जो एक सख्त मिजाज की औरत है पर दिल से बिल्कुल कोमल थी। उसका मिजाज सख्त इसीलिए था क्योंकि उनका रुतबा भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, जिस वजह से उन्हें ये अच्छा लगता था, जिससे वो चाहकर भी किसी के भी सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकती थी। पर गांव के विकास के लिए हुकुम रानी ने महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिलवाया था, जिससे गांव की महिलाएं दिल से उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं। पर जितनी सख्त हैं दुनिया के लिए वो उतनी ही कमज़ोर हो जाती हैं अपने बेटे के सामने। क्यों, ये सब आगे बताएंगे आप सभी को। सुनैना नाम की तरह ही दिखने में बिल्कुल शांत पर उतनी ही ज़्यादा भूचाल है। उम्र 22 वर्ष होती है। हरकतें ऐसी कि बच्चे भी पीछे ही रह जाएं। दिखने में बिल्कुल भोली भाली घर की लाडली। अथर्व की तो सबसे ज़्यादा लाडली बहन है ये। 2 हफ्ते पहले ही अपना ग्रेजुएट पूरा करके इंडिया आई है। माँ सा अब यह ड्रामा हो गया हो तो प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करिएगा। ये बोलकर उसने बिना नंदिनी को देखे गांठ खोलकर नीचे फेंक दिया और बिना एक पल रुके सीधे बाहर की तरफ मुड़ा और चला गया। नंदिनी तो बस सिर झुकाए अभी आंसुओं को रोक खड़ी हुई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। गायत्री जी जानती थी कि उनका बेटा इस शादी को कभी नहीं करना चाहता था। गायत्री जी ने नंदिनी के सिर पर हाथ रखते हुए सहलाते हुए सुनैना को देखते हुए बोला, सुनैना अपनी भाभी सा को रूम में लेकर जाइए, वहां बस घर की औरतें ही थी। इस वक्त वो अथर्व के गुस्से से बखूबी अच्छे से जानती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। गायत्री जी ने उन्हें उनके रूम में जाकर आराम करने के लिए बोला, जिससे सभी अपने अपने रूम में चले गए थे। अब वहां पर गायत्री जी, सुनैना और नंदनी और घर के नौकर उपस्थित थे जो घर के सजावट को समेट रहे थे। जी माँ सासा बोल। सुनैना चुपचाप नंदनी के कंधे को पकड़कर अंदर की तरफ ले गई तो नंदनी को अभी अथर्व के रूम में लाकर उससे दूर होते हुए वो थोड़ा गुस्से में सुनैना ने कहा कि भाई के रूम में आ तो गई हो, पर यहाँ बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई तुम्हारे हो गए हैं, समझी तुम जैसी लड़कियों को हम जानते हैं। मेरी माँ को तो अपने भोली भाली शकल में फंसाकर इस घर की बहू बन ही गई हो, पर उम्मीद मत करना कि मैं या अब मेरे भाई तुम्हें अपना मानेंगे। मैं तुम्हें भाभी सा की जगह कभी नहीं दूंगी, समझी। इतना बोलकर सुनैना चली गई तो नंदिनी ने अपनी नम आंखों से उसे जाने के लिए देखा, और जब वो जानती थी कि इस घर में गायत्री के अलावा उसे कोई भी इस घर की बहू का दर्जन नहीं देगा। अगर मजबूरी ना होती तो वो कभी शादी के लिए हाँ ही नहीं कहती। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाकर देखा। उसकी नज़र अभी अथर्व के रूम में गई थी। रूम का इंटीरियर बिल्कुल यूनिक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सामने बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था जिस पे अभी आराम से 5-6 लोग सो सकते थे। नंदिनी देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अचानक से अथर्व की फोटो पर गई, बड़ी सी एल्बम जो ठीक बेड के ऊपर ही लगा हुआ था। नंदिनी बड़े ही गौर से देख रही थी क्योंकि अभी तक उसने अपने पति को सामने से कभी भी नहीं देखा था। जो भी देखा था बस उसकी फोटो में ही देखा था। तभी उसका ध्यान अचानक से बालकनी से आ रहे हवा के कारण उड़ रहे पर्दों पर पड़ती है। नंदिनी अपने पैरों में पहनी पायल के घुंघरू की झमकार के साथ आगे गई। बालकनी में अभी गुलाब के फूल को देखकर उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई क्योंकि उसे भी गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद थे। नंदिनी वहीं बालकनी में आंख बंद करके खड़ी हो गई थी और उसके आंखों के सामने अभी पिछला दिन का जो भी दृश्य था वो चलने लगा था। वो वही सारी बातें सोचने लगी थी जो अभी हाल ही में उसके साथ हुई थी।
कल रात दादी बाबा को कुछ होगा तो नहीं। दादी प्लीज बाबा को बचा लो, उनके बिना कैसे रहूंगा मैं अपने गुल्लक के सारे पैसे भी दे दूंगा जो मैंने अगली क्लास के लिए रखे हुए हैं। आप वो सारे डॉक्टर्स को दे देना, बस कुछ भी करके दादाजी को बचा लीजिए, वो बच्चे ने रोते हुए कहा। तो नंदिनी ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, राघव बाबा को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, तू चिंता मत कर, मैं पैसे लेकर ही लौटूंगी। इतना बोलकर वो वहां से निकल गई थी। तभी गेट खटखटाने की आवाज आती है, जिससे नंदिनी अपनी सोच से बाहर आई और जल्दी से किवाड़ खोल कर सामने जो काकी खड़ी हुई थी अपने हाथ में थाल लेकर नंदिनी उन्हें देखने लगी। और वो भी बस अभी नंदिनी को ही देखकर बोलती हैं कि बड़ी बहुरिया, ये आपके लिए हुक्मरानी शाह ने भिजवाया है, प्लीज इसे ले लीजिए, बोल अंदर टेबल पर रखकर चली आती हैं। तो काकी आप हमें बिटिया ही बुलाएंगी ना, नंदिनी ने सहजाते से कहा। तो काकी ने कहा कि पहले आप हमारी बिटिया थी, पर अब आप राजस्थान की हुक्मरानी शाह होने वाली हैं, तो कैसे हम आपसे पहले जैसा रिश्ता रख सकते हैं। अब तो आप हमारे लिए बड़ी बहुरानी हैं, आप जाकर कपड़े बदल लीजिए और हाँ ये पहन लीजिए। तभी नंदिनी बोलती है, पर काकी सा शादी के बाद रिश्ते तो नहीं बदलते हैं ना, आप हमें बिटिया ही बुलाएंगी वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। तो नंदिनी ने अभी मुंह फुलाते हुए कहा। तो काकी उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती हैं कि ठीक है, हम आपको बिटिया ही बुलाएंगे, बस आप मुंह मत फुलाइए हमसे। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं, आप हुक्मरानी शाह को अब हमारी ज़रूरत होगी ना, आप कपड़े बदल लीजिए, बोलकर काकी वहां से चली गई। तो नंदिनी अभी सामने रखे कपड़ों को देखती है और उसकी ज़रूरत का कुछ सामान था, उसे उठाकर वो सीधा बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद नंदिनी अभी फ्रेश होकर बाहर आई थी, उसके बाल अभी गीले थे जो अभी कमर से नीचे तक लहरा रहे थे। नंदिनी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नंदिनी ने बस अभी सूट डाल रखा था, पर सुहाग की सारी चीज़ें अभी भी पहनी थी। वो शीशे के सामने आकर खड़ी हुई और अपने बालों को पोंछ रही थी कि तभी साथ ही अपनी मांग में लगे सिंदूर को निहारे जा रही थी। कैसे एक पल में ही लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है। नंदिनी को जब अपने बाबा की हालत के बारे में याद आता है तो वो अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करती है उनसे बात करने के लिए, पर जब उसे अचानक से याद आता है कि उसका फ़ोन तो कल ही टूट गया था, जिस वजह से उसे होश ही नहीं रहा था अपने बाबा की तबीयत का, तो वो निराश होकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और नंदिनी अभी ऐसे बाहर नहीं जा सकती थी। पर वो वहीं सोफे से टेक लगा कर लेट गई और उसके कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। तभी कुछ ही देर में दोबारा से गेट खुलने की आवाज़ आती है। तो अभी अथर्व जो धीरे से अंदर आया था, उसे नहीं पता था कि नंदिनी भी अभी उसके ही रूम में है और उसकी नज़र सामने बिस्तर पर गई जिसे फूलों से अभी सजाया गया था। थोड़ी देर में ही उसकी नज़र जब नंदिनी की तरफ गई तो उसे वो मासूम से बच्ची की तरह भी सो रही थी। उसे देखकर उसकी आंखें तिरछी मुस्कुराहट के साथ बदल गईं। अथर्व उसे पहली बार देख रहा था, उसका चेहरा इतना ज़्यादा प्यारा था कि अथर्व एक पल में उसके चेहरे में ही खो गया था और फिर उसने अगले ही पल कुछ याद करते हुए गुस्से में टेबल पर रखे पानी के जग को उठाकर उसके सिर पर डाल देता है। इतने में ही नंदिनी जो अभी काफ़ी गहरी नींद में थी वो झट से उठकर खड़ी हो गई थी। अथर्व को अभी सामने देखकर वो हड़बड़ा गई, पर उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाया और वो जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर गले में डालकर सिर को झुकाकर उसके सामने खड़ी हो गई थी। उसके हाथों की उंगलियां आपस में उलझ रही थी और अंदर से धड़कनें तेजी रफ्तार से चल रही थी, पर अथर्व को सामने देखकर उसके शरीर में अभी कंपन उत्पन्न हो गई थी। अथर्व उसकी मासूमियत से दोबारा में खोने लगा था। तभी उसे अचानक से होश आया और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़कर सीधा बालकनी की तरफ खींचकर ले जाते हुए गुस्से में बोलता है कि मुझसे शादी हो गई है तुम्हारी, तुम मेरे रूम पर अपना हक जमा रही हो, तुम ये बिल्कुल भी मत समझना, समझी, तुम्हारी औकात यहाँ है बालकनी में, ना कि मेरे रूम में, समझी। अथर्व बालकनी में झटके से उसका हाथ छोड़कर सीधा बालकनी का गेट बंद करके अपने रूम में आ गया और बिस्तर पर आके आराम से लेट गया। तो नंदिनी ने अभी आंखों से आंसू
का कतरा गिराते हुए सोचने लगी। उसने उसे तुरंत ही साफ किया और फिर 2 कदम चलकर वहीं एक कोने में हाथों को लपेटकर उस पर अपना सिर रखकर आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गई। नंदनी की आंखों से लगातार अभी आंसू गिर रहे थे। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। तभी इधर अभी भाई भाई बोलकर सार्थक अंदर आया तो अथर्व ने सिगरेट नीचे फेंक दी और खुद को नॉर्मल करके उसकी तरफ पलटा। तभी भाई, वो बड़ी माँ ने आपको घर बुलाया है, काफी बार फोन ट्राई किया है बट आपका फोन नहीं लगा है, इसीलिए उन्होंने मुझे बोला है आपको बुलाने के लिए। सार्थक इतना कहकर चुप हुआ तो अथर्व एक पल उसे देखकर बिना कुछ कहे सीधा डोर खोलकर बाहर की तरफ निकल गया। सार्थक को कुछ समझ नहीं आया और वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। इधर सुनैना और जिया, जाइए अपनी भाभी साहब को देख कर आइए और हाँ, वो तैयार हो गई कि नहीं, जल्दी से उन्हें तैयार करके लेकर आइए। वो जल्द से जल्द नीचे लेकर उनको आ जाना। ओके, गायत्री जी ने दोनों से ये कहा क्योंकि सभी मेहमान लगभग आ ही चुके थे और फिर मुंह दिखाई की रस्म भी जल्द ही शुरू करनी थी। गांव के सभी लगभग औरतें आ गई थी ठाकुर परिवार की बड़ी बहू को देखने के लिए। हम भी जाएंगे भाभी साहब को लेने के लिए। तभी विधान, सार्थक का सबसे छोटा भाई, बोलता है। उनके बीच आते हुए धीरे से बोला, जिसे सुनकर गायत्री ने भी हामी भरते हुए विधान से कहा कि ठीक है। तभी विधान खुश होकर भागते हुए ऊपर चला गया और उसके पीछे ही सुनैना और जिया भी ऊपर अथर्व के रूम में आ गई थी नंदिनी को लेने के लिए। सुनैना और जिया रूम में एंटर होती हैं तो उनकी नजर एकदम से नंदिनी पर जाती है। नंदिनी जो अभी सामने खड़ी हुई थी, जिसने अभी मेहरून कलर का लहंगा पहना था, हाथों में लाख के कड़े थे और मट्ठे की पहनी थी, मांग में अथर्व के नाम का सिंदूर बीच मांग में लंबी रेखा की तरह लगाया गया था। चेहरे पर अभी सुहाग की वस्तुओं के अलावा बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाया गया था। नंदनी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर सुनैना का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नंदनी इतनी भी खूबसूरत है। नंदनी लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि सुनैना तो उसे देखती ही रह गई। जब अथर्व उसे देखेगा तो उसका क्या हालत होगी, ये तो वो सोच भी नहीं सकती थी। बोलती है, दीदी आप। नंदिनी ने सुनैना की बात सुनी और धीरे से कहा, क्योंकि वो लगातार उसे ही देख रही थी। तभी, व्हाट दीदी, मैं तुम्हें दीदी लग रही हूँ क्या? सुनैना दीदी शब्द सुनकर चिढ़ते हुए बोलती है। जिया को भी हंसी आ गई। तभी वो नंदिनी के पास बढ़ जाती है और नंदिनी उसे ऐसे चिढ़ते हुए देख जल्दी से बोली, माफ कर दीजिए हमें, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? तो नंदिनी ने अभी मासूमी से पूछा ही था कि जिया उसके सिर की ओढ़नी को ठीक करते हुए बोलती है कि नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा है। हम आपसे रिश्ते में छोटे हैं पर इस नाते आप बड़ी हुई ना। तभी विधान नंदिनी के पास जाता है और बोलता है, भाभी सा ये दोनों कौन है? विधान नंदिनी के पास जाकर पीछे खड़े दोनों बच्चों की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्योंकि विधान को देखकर अभी प्रिया विधान को देखकर ऋषि के पीछे छुप गई थी। तो नंदिनी ने अभी विधान से दोनों को मिलवाया। ऋषि तो आराम से मिल लिया था पर प्रिया ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। वो दोनों ही नंदिनी के भाई बहन थे। जिया नंदिनी को घूंघट उड़ाकर सुनैना के साथ नीचे ले आती है, क्योंकि सुनैना नंदिनी से बात तो दूर उसे देखना भी नहीं चाहती थी, पर मजबूरी के कारण उनके साथ तो उसे आना ही पड़ा था। हॉल में इस वक्त अभी सभी औरतें बैठी हुई थी और बहू का इंतजार कर रही थी। तो ठाकुर परिवार की सभी औरतें काम में लगी थी, क्योंकि धनराज जी, सार्थक के दादाजी, ने सख्ती से कहा था कि कोई भी कमी ना हो आज, जिससे सभी मर्द अपने अपने काम में लगे थे और गायत्री जी नंदिनी को अपनी ननद के पास ले आते हुए उसे बैठाती हैं। बहू, ये है हमारी बड़ी नंद, आपकी बुआ सास। नंदिनी आगे बढ़कर झुककर उनके पैर छू लेती है तो देवकी जी ने उन्हें खुलकर आशीर्वाद देते हुए कहा, जीती रहो बहू, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी भी है इस घर को और हमारे भतीजे को अच्छे से संभालने की, और हाँ, आगे चलकर जल्द ही हमें दादी बनने की खुशखबरी भी सुनाओ। तो नंदिनी ने ये सुनकर अभी कुछ भी नहीं कहा था, बस सिर झुकाकर खड़ी रही। तो गायत्री जी ने अपने पास बिठाकर उसका घूंघट उठाकर सिर पर रख दिया और जिससे गांव की सभी औरतें हैरानी और
चहकती हुई नंदिनी को देखने लगी। उनकी हिम्मत नहीं हुई सामने बोलने की, इसीलिए वो आपस में ही खुसुर-फुसुर करने लगती हैं। इधर अभी साइड में बैठी सुनैना काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी इन सारी चीज़ों से। तभी उसके फ़ोन पर किसी के कॉल आने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। रस्म करते हुए सुबह से शाम कब हो गई कुछ पता ही नहीं चला। सभी मेहमान भोजन करके अपने-अपने घर चले गए थे। बस कुछ मेहमान ही थे जो अभी रुके थे। बस अब हॉल में गायत्री जी और नंदिनी ही बैठे हुए थे। गायत्री जी अपने घुटनों को हल्का सा दबाने लगी। सभी अभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। तभी देवराज जी अभी किसी काम से बाहर गए हुए थे। नंदिनी को ये पता लगने में 1 मिनट भी नहीं लगा था कि गायत्री जी को पेन हो रहा है और देवराज जी भी अपने कमरे में नहीं है। नंदिनी जल्दी से उनके रूम में जाकर घुटनों में उनके बाम लगाने लगती है, पर जैसे ही वो बाम लगाने के लिए नीचे जमीन पर बैठने लगी तो गायत्री जी उसे डांटते हुए बोलती हैं, अब आप ठाकुर खानदान की बहू हैं, इसीलिए यहाँ बैठिए। अपने बगल में इशारा करते हुए उन्होंने कहा तो नंदिनी ने सिर झुकाकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा ठीक है। उनके बगल में वो बैठ गई और हल्के हाथों से बाम लगाने लगी। तभी गायत्री जी उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती हैं कि अथर्व ने आपसे कुछ कहा है क्या? इतना सुनते ही नंदिनी के हाथ एकदम से रुक गए और वो इन्हें देख रही थी, जैसे वो पूछना चाह रही हो कि आपको कैसे पता चला। तभी वो यही सोच ही रही हो कि हमें कैसे पता चला, यही सोच रही हो ना। आपकी आंखों को देखकर हम समझ गए थे, गायत्री जी ने नंदिनी से कहा। और सभी के सामने कैसे पूछ पाते हम, बोलिए आपसे, पर अब सोचा आपसे पूछ ही लेते हैं। गायत्री जी ने ये कहा तो नंदिनी उनकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं हुकुम रानी सा, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा है। पहले तो मासा बोलने की आदत डाल लीजिए, गायत्री जी ने नंदिनी से कहा। और हम अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं, वो गुस्से वाला स्वभाव का है। आखिर बचपन से ही हम सभी से दूर रहने का उनका स्वभाव एकदम से बदल गया है, जिससे वो अपने बाबा से भी नफरत करते हैं। और हाँ, आपके बाबा साहब भी आ रहे हैं। आज हम आपसे एक वादा चाहते हैं, देंगी ना? गायत्री ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा तो नंदिनी ने उनका हाथ पकड़कर अपना सर हाँ में हिला दिया। तो आप वादा कीजिए कि आप हमारे अथर्व को वापस पहले जैसा बनाएंगी, जैसे वो हमेशा सबके साथ रहता था। आप उनके दिल में नफरत निकालेंगी और प्यार भरेंगी और अपने लिए उनके दिल में हमेशा जगह बनाएंगी एक पत्नी की। हम जानते हैं कि कठिन होगा, पर आप हमें हमारा पहले जैसा बेटा लौटा पाएंगी क्या? हमें आपसे ये वादा चाहिए। ये बोलते हुए गायत्री जी अपने आंसुओं को रोक तो ले रही थी, पर आंखों की नमी नंदिनी ने अच्छे से देख लिया था। नंदिनी जल्दी से ही उन्हें अपने गले लगाते हुए बोलती है कि मासा, हम आपसे वादा करते हैं, हम हमारे पति को पहले जैसा बनाएंगे, आपको आपका पहले जैसा बेटा लौटाएंगे, जैसा आप चाहती हैं। आप चिंता मत करिए। तभी रात का समय हो चुका था तो नंदिनी अभी सोफे पर बैठी अथर्व का इंतजार कर ही रही थी। एक पत्नी का कर्तव्य निभा रही थी कि तभी अचानक से गेट खुला। अथर्व सुबह ही बिना किसी को बताए बाहर चला गया था, क्योंकि उसे नंदिनी से शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसे उस लड़की की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, इसीलिए बिना एक पल देखे वो सीधा चला गया था। तो नंदिनी की आंखें अभी सूरज की पड़ती किरणों से खुल गई थी और खुद को वो बालकनी में देखते हुए उसे रात का ख्याल आता है, जिसे याद करते ही उसकी आंखें एकदम से नम हो गई थी। वो जैसे ही उठने को हुई, पर अचानक ही उसका सिर चकराने लगा और कल दोपहर से उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो पूरी रात ठंड में गुजारने से उसका पूरा शरीर अभी तापमान चढ़ने लगा था। पर हिम्मत कर वो उठकर रूम में आई, पर रूम में अभी अथर्व को ना देखकर उसका मन भारी होने लगा था। पर जैसे तैसे करके वो सीधा बाथरूम तक गई, क्योंकि उसके पैर उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे पा रहे थे। मगर घर की बड़ी बहू होने के कारण उसके कुछ फर्ज थे जो नंदिनी बखूबी निभाना चाहती थी। नंदिनी अपनी सास के द्वारा दिया गया लहंगा पहनकर वो आभूषण को पहनकर तैयार होकर शीशे में खुद को देख ही रही थी। मांग में सिंदूर भी भरते हुए उसकी उंगलियां अभी माथे पर ही रुक गई थी। सिंदूर लगाकर हाथ हटाया तो सामने अभी शीशे से पीछे खड़े दो बच्चे नजर आए। यह देखकर नंदिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी और आंखों से आंसू आने लगे थे। तभी पीछे पलटकर वो भागकर उन दोनों को अपने गले लगा लेती है। ये और कोई नहीं थे, उसके दोनों भाई बहन थे। दी, आप तो बिल्कुल परी लग रही हो, पर आप रो क्यों रही हो? नंदिनी के छोटे भाई ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा।
जिसे सुनकर नंदिनी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान बिखर गई और वो बोलती है कि दी, आपकी शादी हो गई है क्या? आपने हमें बुलाया भी नहीं। छोटी सी लड़की ने मासूमी से कहा, जिसका नाम अभी प्रिया था। ये सुनकर नंदिनी को वो अपनी शादी का दिन याद आ गया, पर वो इन दिनों को क्या ही कहती। इसीलिए वो मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है और पूछती है, ऋषि, प्रिया, आप दोनों यहाँ कैसे आ गए? पिताजी कैसे हैं? अभी वो दोनों बोलते हैं, दी, हमें भैया लेकर आए हैं। दोनों ने ही गेट की तरफ इशारा करके कहा तो नंदिनी ने अपनी नजर उठाकर सीधा दरवाजे की तरफ देखा, जहां अभी सार्थक खड़ा था। अथर्व का छोटा भाई उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी, सार्थक जी, आप इन्हें लेकर यहाँ पर आए हैं? नंदिनी ने धीरे से उसे देखकर कहा तो सार्थक ने उनके पास आकर दोनों के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि हाँ, हमें लगा आप अपने परिवार को मिस कर रही होंगी, इसीलिए हम यहाँ पर ले आए इन लोगों को। काका और काकी को तो ना ला सके, पर हाँ, इन्हें जरूर ले आया। सोचा ये यहाँ आएंगे तो आपके चेहरे पर शायद मुस्कान आ जाएगी, जो कल हमें नहीं दिखाई दे रही थी। तभी नंदिनी ने पूछा कि क्या पिताजी ठीक है हमारे? तभी सार्थक ने ये सुनकर एक पल के लिए एकदम से चुप हो गया, क्योंकि उनकी तबीयत तो ठीक थी, पर नंदिनी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे जब से उन्होंने ये सुना था कि उसने शादी कर ली है। तो सार्थक जी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए ना, हमारे पिताजी ठीक तो है ना? नंदिनी ने पूछने पर सार्थक को एकदम से होश आया और वो बात को संभालते हुए बोला, नहीं नंदिनी जी, वो बिल्कुल ठीक है। नंदिनी ने सुना तो उसे एक सुकून मिला। अच्छा, आप बातें करो, बाहर काम होगा ना तो मेरी ज़रूरत होगी, बोलकर सार्थक अपने रूम में आकर गेट बंद कर लेता है, क्योंकि नंदिनी के आगे उससे अब और भी नहीं रहा जा रहा था। ऐसे झूठ बोलकर वो रह रहकर उसके मांग में लगे सिंदूर को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल बार बार उससे दगा कर रहा था। इधर नीचे हॉल में आप सभी जल्दी से तैयारियां करिए, कुछ ही देर में सभी मेहमान आने वाले हैं। गायत्री जी आसपास का काम देखते हुए बोलकर मुड़ती हैं कि तभी वो अचानक से देवराज जी से टकरा जाती हैं और नीचे जमीन पर गिरते गिरते बचती हैं। उतने में ही देवराज जी उन्हें पकड़ते हुए बोलती हैं, क्या कर रही हो गायत्री? अभी गिरते नहीं है ना? अभी आप गिर जाती हैं, अपना ख्याल रखा करें, बाकी काम हो रहे हैं ना? हाँ बड़ी माँ, हम हैं ना। आप बड़े पापा की बात मानिए और जाकर आराम करिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सार्थक उनके पास आकर बोलता है। तो जिसे सुनकर गायत्री जी सार्थक के माथे को चूमकर बोलती हैं कि आप दोनों ना बेकार में ही हमारी टेंशन ले रहे हैं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, एकदम हट्टे कट्टे हैं, आप ऐसे नहीं सुनेंगी ना? देवराज जी ने सख्त होकर कहा, जिसे सुनकर सार्थक गायत्री के कान के पास आकर बोलता है, बड़ी माँ चली जाइए, वरना बड़े पापा का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी हुकुम शाह है ना, तो आदत है ही है उनकी, वो किसी को भी हुक्म दे लेते हैं। तो सार्थक गायत्री जी के कान में बोलता देख देवराज जी सार्थक को घूरते हुए बोले, आप जाकर काम देखिए, ना कि हमारी बीवी से चुगली करिए, वरना आपको दूसरे शहर भेज देंगे बिजनेस संभालने के लिए, समझे? तो सार्थक यह सुनकर गायत्री जी की गर्दन में बाहें डालते हुए बोला, बड़ी माँ हमें नहीं जाने देंगी। क्यों बड़ी माँ, सच बोल रहे हैं ना? जी बिल्कुल, पर अभी आप ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? आप मेरे बच्चे से मत लड़ो करिए। और हाँ बेटा, तुम जाकर अथर्व को ले आओ, हम सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर है, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। गायत्री जी ने सार्थक से कहा तो सार्थक जल्दी से उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। उसे पता था इस वक्त उसका भाई कहाँ होगा। अथर्व अपने ऑफिस में बालकनी में खड़े दूर बहते रेत को देखे जा रहा था। एक पल के लिए उसके चेहरे के सामने नंदिनी का चेहरा आ गया था, जिससे उसके चेहरे पर अभी गुस्सा उभरने लगा था। अपनी जेब से वो सिगरेट निकालकर होठों से लगाकर अपनी लंबी लंबी कस भरते हुए रेत को देख ही रहा था। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, पर अब से हर एक पल मौत की जिंदगी जियोगी तुम। अथर्व ठाकुर की जिंदगी में दाखिल करके तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बदतर जिंदगी भीख मांगोगी तुम अपनी जिंदगी की, क्योंकि अथर्व के जिंदगी में रहने वाला इंसान न खुश रहता है और ना ही अथर्व रहने देता है। अब देखना, तुम मेरे बाप के कहने पर तुमने मुझसे शादी तो कर ली है ना, पर सुकून वो अब तुम्हारी जिंदगी में हरगिज नहीं आने दूंगा। मैं इतना तड़पाऊंगा कि मेरे साथ रहना तो दूर, पास आने से भी डरोगी तुम। अथर्व अभी मन ही मन गुस्से में खुद से कहते हुए अभी सिगरेट पिए जा रहा था। तभी इसी वक्त गुजर में उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थी। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर कैसी जिंदगी जिएगी
नंदनी अथर्व के साथ। तो बताइए कहानी कैसे लगी आपको। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ढेर सारा कमेंट में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या नंदनी बदल पाएगी अथर्व के बिहेवियर को या फिर अथर्व जीना हराम कर देगा नंदनी का। ये दोनों ही एक हो पाएंगे या फिर एक दूसरे से हमेशा जुदा रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक